हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ तानिया कपूर। हम लोग आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये आपके वेरियस एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक्चुअली में ये स्टैटिक जीके का पोर्शन काउंट किया जाता है और स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि आप कोई भी किसी भी कहीं पे भी सेंटर स्टेट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। हम लोग अभी टारगेट करें अगर जेकेएसएसबी को, तो जेकेएसएसबी में भी आपके पास में जो आपके एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका असिस्टेंट कंपाइलर का रहा होगा, फाइनेंस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर का, उसके अलावा अगर हम लोग अगर जेकेपी एसआई की भी बात करें तो यहाँ पे भी ये जो टॉपिक है ये वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर श्योर। क्योंकि अगर हम लोग लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक सिंगल क्वेश्चन इससे ज़रूर बना था, ऑल्दो वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कहीं पर भी किया गया था कि ऐसा कुछ टॉपिक होगा, लेकिन यहाँ पर अगर जिस एग्ज़ाम के सिलेबस में हमारे पास में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो विदाउट फर्दर डिले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट लेट मी नो कि ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो कम्प्लीटली थियोरी बेस्ड रहेगा। जो पॉइंट आपके लिए यहाँ पर यूज़फुल होंगे वो तो मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पूरा पीडीएफ जो है वो आपके साथ में शेयर कर दूँगी सो दैट जितना थियोरी आप लोग भी खुद रीड करें तो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि ये टॉपिक बहुत थियोरी बेस्ड रहेगा, तो ये कंप्लीट अप टू यू टॉपिक रहेगा कि आप इसको कितना ज़्यादा रिपीट रिविजन करके आप इसको स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, इज़न्ट इट। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इट इज़ इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम। आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा अपना फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में आपको सेकंड लास्ट टॉपिक दिया गया है जनरल नॉलेज में। आप लोगों का जो कंपोनेंट है जीके का उसमें सेकंड लास्ट टॉपिक मेंशन किया गया। अपनी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी पे आप कहीं पे भी देख सकते हो, वहाँ पर लिखा है इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम। अब इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम की बात करें और जो सेकंड इसका टॉपिक दिया गया, आई मीन लास्ट टॉपिक जो वहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है हमारे पास में न्यूक्लियर थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। एटॉमिक की बात करें तो एटॉमिक कहीं भी आपको सबको पता है कि एटम जो है वो कहीं भी मतलब वो किससे रिलेट करेगा, आपके न्यूक्लियस से। तो यानी एटॉमिक रिसर्च जब आप पढ़ते हैं उसी के अंदर में न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखने जाएंगे किसको, जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको। नाउ इंडिया का एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को ये एटॉमिक रिसर्च, ये जो पूरा का पूरा एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जो है, रेगुलेटरी बोर्ड कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा थियोरी पार्ट रहेगा। एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या रहेगा इसके अंदर में, तो आप लोग यहाँ पे अपना हेडिंग डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अब ये कैसे काम करता है, ये कहाँ पर है, ये बना कब, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब इंडिया जो है ये बहुत एक पीसफुल कंट्री है ना। तो इंडिया कभी भी ये वॉर को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये एटॉमिक, क्योंकि जब भी अगर कोई इंसान ये एटॉमिक की बात सुनता है उसके दिमाग में कभी एटम बॉम्ब, कभी ये सारी मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। तो अगर इंडिया एक पीसफुल कंट्री है और इंडिया ने ये एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम भी बनाया, तो क्या ये सिर्फ मिसाइल के लिए, सिर्फ ये मिसाइल बनाने के लिए काम करता है, ये सिर्फ बॉम्ब बनाने के लिए काम करता है? तो ऐसा ये बिल्कुल एक मिथ है। इंडिया जो है, इंडिया का ये जो एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम है ये कमिटेड है सिर्फ पीसफुल यूजेस के लिए ही। जैसे इंडिया एक पीसफुल कंट्री है वैसे ही वो पीसफुल यूजेस के लिए ही इस प्रोग्राम को काम में लाता है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक पावर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में भी काम आता है, क्योंकि हम लोगों ने जब सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिस्कस किया था वहाँ पर आप लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी भी पढ़ा था, और आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी में भी आपने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया था। तो यानी ये जो एटॉमिक एनर्जी जो है ये रिलेटेड टू किससे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर,
डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ में भी आपका ये एटॉमिक एनर्जी बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद में मेडिकल साइंस एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ होता है एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स देखने को मिलती है। नाउ इंडिया की जो जर्नी स्टार्ट हुई इस एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम को लेके, ये स्टार्ट कब हुई थी? तो इट स्टार्टेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो ये जो एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम जो है ये बेसिकली सबसे पहले कब आपको देखने में आया? तो इट स्टार्टेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सबसे पहले बनाया गया क्या? एक कमीशन बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अब ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना कब? तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आंसर हो जाता है इट was established on 10th of August 1948 अंडर द, अगर आपको पूछा जाए कि इसके चेयरमैन कौन है, तो ये हर एक छोटे बच्चे को पता होता है कि ये जो एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन किसको बोला जाता है, ये कौन थे? तो ये है हमारे पास में डॉक्टर होमी जे बाबा, और जे स्टैंड्स फॉर जहांगीर, तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। देन ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, अब सबसे पहले तो बना क्या हमारे पास में? एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना कब? तो आंसर क्या हुआ? 10th of August 1948 को। एटॉमिक एनर्जी ये जो कमीशन, एक कमेटी जो बनाई गई थी, इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन कौन थे हमारे पास में? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन बन गया, लेकिन हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है DAE, तो यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब ये कब बना? तो ये हमारा एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1946 में। क्लियर? हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम बनाया गया पीसफुल पर्पसेस के लिए। पीसफुल पर्पसेस में आप लोगों ने इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया, एग्रीकल्चर का जिक्र किया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने बात की, मेडिकल साइंस एप्लीकेशन एंड एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस की कि ये जो एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम बनाना है, लेकिन ये बनाने के लिए सबसे पहले एक कमेटी यानी एक कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन का नाम क्या रखा? एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अब ये कब बना? तो 10th of August 1948 को ये बना था। अब ये जो कमेटी बनी, जब भी कोई कमीशन बिठाई जाती है, उसके कोई ना कोई चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन कौन थे इसके? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। नाउ डिपार्टमेंट, अब ये आपके पास में कमीशन, तो कमेटी तो बन के आ गई। अब कमेटी बन के आ गई, अब उसके लिए तो एक डिपार्टमेंट भी चाहिए जो उसको पूरे तरीके से रूल कर सके, पूरे तरीके से काम कराए। तो डिपार्टमेंट कब बनाया गया हमारे पास में? 1956 में। नाउ मूविंग फर्दर, अब ये जो डिपार्टमेंट जो है, इसको आप लोगों के पास में पूरा पॉइंट्स में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये डिपार्टमेंट किस के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन सीधे के सीधे तो बने। इसके अपार्ट आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से ऐसा पूछ दिया जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनमें से किसके लिए काम करता है 4 ऑप्शंस में, या फिर आपको पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा काम नहीं करता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख ले। तो आपके पास में सबसे पहले टू जनरेट सेफ इकोनॉमिक इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। अभी हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि ये जो एटॉमिक एनर्जी की बात की, तो आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कराएगा। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे हुआ? ये हमने न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ा था। न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए, साथ ही में इकोनॉमिक भी होनी चाहिए, यानी ज़्यादा बहुत महंगी भी ना हो। उसके अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं? टू बिल्ड रिसर्च रिएक्टर्स and to utilize the radioisotopes produced in these reactors for application in the field
ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अभी हमने बात की। अब ये जो रेडियो आइसोटोप्स की बात हो जाती है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इन शॉर्ट नटशेल में आप लोगों ने इतना तो देखा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में भी आप इस एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करेंगे। रेडियो आइसोटोप्स की बात करें तो रेडियो आइसोटोप्स में आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों को किसी रॉक का या फिर किसी प्लांट की एज भी अगर आप लोगों को पता करनी होती है तब भी आप किसका यूज़ करते हैं, इस न्यूक्लियर साइंस का। तो यानी ये जो रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी जो है, यानी ये सारा का सारा किसके अंडर कवर होता है, तो ये भी सारा हमारा किसके अंदर हो जाएगा, एटॉमिक एनर्जी यानी न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर ही। उसके अलावा इंडस्ट्रीज की बात कर चुके हैं तो इंडस्ट्रियल एंड सोशल डेवलपमेंट, देन नेशनल सिक्योरिटी, उसके अलावा हम लोग लेज़र्स बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, बायोकेमिस्ट्री में इसका न्यूक्लियर साइंस पीछे नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि जो बात की हम लोगों ने जितनी भी मिसाइल्स बनाने की तो वो भी आपका इसी में भी आ जाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक देश ने अगर कोई मिसाइल बनाई है तो जो उसका जो मन जब मन करे तो वो आके किसी भी दूसरे देश के ऊपर वो डाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे पूरे तरीके से कोऑपरेशन होनी चाहिए तो ही ये सारी चीज़ें आप लोगों को हेल्पफुल है। अदरवाइज़ कोई भी कंट्री अगर इसके अलावा, इसके अगेंस्ट अगर कुछ भी करने का काम करती है तो उनको वहाँ से उस कंट्री को ही बायकॉट करके उनकी सारी के सारे जो राइट्स बनाने के हैं उनसे ले लिए जाते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा डिस्कशन किसका, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। मेन जो क्वेश्चन आपके ये आपके सामने 3 जिनको मैंने हाईलाइट किया है इनको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि मैंने बोला था कि ये एक थ्योरी पार्ट है इसलिए ये थ्योरी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ये क्या क्या और कैसे कैसे काम करता है, तो ये आप लोगों ने देख तो लिया है कि ये आपके वेरियस सेक्टर्स यहाँ पे हो गए। अब इसके अंदर में अब यही DAE को यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को 4 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि इनके अंडर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपके पास में किसी एक न्यूक्लियर कोई भी पावर स्टेशन का नाम दिया गया होगा, आपको पूछा जाएगा कि ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये किसके अंडर आता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कौन से सेक्टर के अंडर आता है, या फिर किसी एक सेक्टर का नाम दिया गया होगा और आपको पूछा जाएगा कि ये जो 4 पावर स्टेशन आपको दिए हैं ये जो है ये कौन से सेक्टर, इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेट करते हैं। तो पहला सेक्टर हमारे पास में R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा हमारे पास में आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको PSU बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। थर्ड है हमारे पास में अलाइड इंस्टीट्यूशंस, और फोर्थ हमारे पास में हो जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये जो हम लोग अभी नाम डिस्कस करेंगे ये नाम अपने आप में इम्पॉर्टेंट होंगे, आपको याद करना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन से नाम आ रहे हैं, अलाइड इंस्टीट्यूशन में कौन से होंगे, PSU में कौन से पावर स्टेशन होंगे और R&D में कौन से होने वाले हैं। नाउ एटॉमिक एनर्जी कमीशन 10th of August 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज फर्स्ट सेटअप इन 10th of August 1948 इन द कौन से डिपार्टमेंट में, इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। और ये जो है आपने इसके चेयरमैन तो देखे, चेयरमैन आपके पास में कौन से हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। और ये जो डायरेक्ट जो पूरा चार्ज जो था वो किसके पास में था, इनका पूरा देखरेख करने का जो काम था वो किसके अंडर में था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन डेटेड 1 March 1958 द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज एस्टाब्लिश्ड इन द DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नाउ उसके बाद में क्या हुआ, एन इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सारे इकट्ठे हुए, इन्होंने क्या किया, द डिपार्टमेंट, ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है कंप्राइजेस ऑफ 5 रिसर्च सेंटर। इसके अंदर में हमने अभी बात की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी 5 इसके अंदर में रिसर्च सेंटर्स आते हैं,
3 हमारे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होंगी, 5 हमारे PSUs हैं और 3 हमारे पास में सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस है। यानी अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि हमारे पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स कितने हैं, तो आंसर आपका कितना होना चाहिए? 5 हमारे पास में रिसर्च सेंटर्स हैं। PSUs हमारे पास में इन टोटल कितने हैं? अगेन नंबर कितना हो जाएगा? 5। अलाइड इंस्टीट्यूशन हमारे पास में हो गए 3 और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी कितने हैं? 3, यानी 5 5 3। तो ये आप सीक्वेंस इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इन्हीं R&D, PSU, अलाइड और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के नाम को याद करना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? इनके नाम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर R&D, और R&D के अंदर में हम लोग जो इसके अंदर आने वाले 5 जो नाम होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला जो एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम जो है सबसे पहला कौन सा बनाया गया, तो आप लोगों को उसका नाम पता होना चाहिए। आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि R&D के अंदर में सबसे पहला कौन सा बनाया गया, तो भी उसका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों के दोनों नाम हमारे पास में सेम हो जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं R&D सेक्टर की। तो R&D सेक्टर में हमारे पास में कौन कौन से नाम हैं, तो हम लोग इसके नाम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नाम हमने अभी आपसे बोला था कि R&D के अंदर में जो सबसे पहला जो प्रोग्राम आया वो कौन सा है, तो आप लोगों को पता है, ये भी हर एक बच्चे को पता होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोगों को क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाने हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर है, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? मुंबई। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कौन से सेक्टर में आता है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? R&D सेक्टर, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। सेकंड हमारे पास में R&D में क्या आ जाता है? इंदिरा गांधी सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये कहाँ पर है? कालपक्कम, तमिलनाडु में आ जाता है। थर्ड हमारे पास में सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? इंदौर। देन वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये कहाँ है? कोलकाता। एटॉमिक मिनरल्स डिवीजन, ये कहाँ है? हैदराबाद। तो ये हमारे पास में R&D के अंदर में जो 5 रिसर्च सेक्टर जो हमारे पास में आने हैं ये कौन कौन से हैं, तो 5 हमारे पास में जो नाम इसके सामने हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पूछा जाएगा कहाँ, तो आंसर क्या होना चाहिए? मुंबई। देन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, तो ये क्या हो जाएगा? कलपक्कम। सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ पर? इंदौर। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता। एटॉमिक मिनरल डिवीजन कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद। नाउ आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा साथ के साथ, अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करके इसको साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सेक्टर को डिस्कस करने के लिए, विच इज़ PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अभी हमने डिस्कस किया सबसे पहला R&D में 5, उसके बाद में PSU में 5, अलाइड इंस्टीट्यूशन में 3 और इंडस्ट्रियल में हमारे पास में अगेन 3। तो PSU के 5 नाम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी जो आपका पब्लिक सेक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं पब्लिक के उसके मतलब जो हम लोगों के घरों तक भी आती है, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं। जो पावर सेक्टर में सबसे पहले हमारे पास में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
लिमिटेड विच इज़ ऑल्सो नोन एज NPCIL। ये कहाँ पर है? अगेन इन मुंबई। R&D में सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर? मुंबई। PSU में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन कहाँ पर? मुंबई। नेक्स्ट है हमारे पास में भारतीय नाभिका विद्युत निगम, ये हो गया हमारे पास में चेन्नई। ये दो हो गए, ये दो कौन से? जो PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पावर सेक्टर के लिए, न्यूक्लियर और उसके बाद में भारतीय नाभिका, ये दोनों पावर सेक्टर से रिलेटेड, मुंबई और चेन्नई। अब इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो अदर सेक्टर्स आ जाएंगे, तो अदर सेक्टर्स उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे नाम एक बार लिख लेते हैं, देख लेते हैं। तो वो नाम कौन कौन से हैं? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, UCIL बिहार, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IRE मुंबई, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद। तो ये हमारे पास में PSU भी हो गए कितने? 5 हमारे पास में R&D, 5 हमारे पास में हो गए PSU। नाम आपको याद करने हैं। PSU के मेन पावर सेक्टर आपको 2 याद रखने हैं। अदर सेक्टर कंप्लीटली अप टू यू कि आपको इसके ये याद करने हैं या नहीं। याद कर ले तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 R&D हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद में हमारे पास में आ जाते हैं 3 अलाइड और 3 कौन से? इंडस्ट्रियल। तो आप लोगों को काउंटिंग अभी तक तो याद हो गई होगी। R&D में 5, PSU में 5, अलाइड में 3 और इंडस्ट्रीज में 3। क्लियर? अलाइड इंस्टीट्यूशंस क्लियर? टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, टाटा मेमोरियल सेंटर, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। ये हमारे पास में इसके अलावा और भी नाम आते हैं, बट अलाइड इंस्टीट्यूशन के नाम आपको याद करना उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको एक बार डिस्कस करना ज़रूरी होता है। बाकी अप टू यू, आप इसको याद करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा बात करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे पास हो गए 3। इट इज़ हैवी वाटर बोर्ड, इम्पॉर्टेंट। हैवी वाटर बोर्ड ये है मुंबई में। क्यों इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा आगे बात करूँगी। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, बोर्ड ऑफ
रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी मुंबई। ये हमारे पास में तीन इम्पॉर्टेंट नाम। इंडस्ट्रियल सेक्टर 3 कंप्लीट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम। हैवी वाटर बोर्ड मुंबई, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी अगेन मुंबई। मुंबई में के अगर हम लोग बात करें तो मुंबई में अभी तक आप लोगों ने देखा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। सेकंड आप लोगों ने देखा था न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर सेक्टर, लेकिन कौन सा वाला आपका था ये, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, अगेन इन मुंबई। मुंबई का आपने दूसरा देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तीसरा हैवी वाटर बोर्ड मुंबई में, और फोर्थ मुंबई का नाम जहाँ पर आया बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप, अगेन कहाँ पर, मुंबई। हैदराबाद के नाम आपने 2 जगह अभी तक देखे हैं। हैदराबाद आपने इससे पहले देखा था R&D सेक्टर में, जहाँ पर आपने 5th नेम जो डिस्कस किया था एटॉमिक मिनरल डिवीजन हैदराबाद। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप लोगों ने इसको पढ़ा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। तो ये जो आपके रिपीटेटिवली जो नाम डिस्कस होते हैं उनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ये हमारे पास में डिस्कस हुआ कि उसके अंदर में कौन कौन से सेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये किस किस को अपने अंडर लेता है, कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर आते हैं, और वो सेक्टर के हेडक्वार्टर यानी एस्टैब्लिशमेंट कहाँ कहाँ पर हो रखी हैं उनके नाम हो गए। इसके बाद हम लोग जो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे वो आपके पास होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एनर्जी कमीशन कब बनी, उसके बाद में ये डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट के लिए जो बोर्ड बनाया गया होगा, जो बोर्ड इसको आगे चलाता है, यानी हम लोग अभी उसको डिस्कस करेंगे और उसका नाम क्या हो जाएगा, AERB, विच इज़ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एज आई नो कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा थ्योरी है और ये थ्योरी आप लोग खुद ही आप लोगों को लर्न करनी होती है, बट क्या होता है कि जब हम लोग किसी का बोला हुआ सुनते हैं ना और वो रिपीटेटिवली जब कोई टर्म हमारे सामने आती है तो वो चीज़ हम लोगों को ऑटोमेटिकली कभी ना कभी स्ट्राइक हो जाती है। इसीलिए आप इसको अच्छे से देखें और अच्छे से सुने, और उसके बाद आपको याद तो कम्प्लीटली आपको ही करने होता है और वो हर टॉपिक आप ही को खुद ही पढ़ना होता है। नाउ पहली चीज़ इसके लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, अब ये कब बनाया गया, तो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 15th of November 1983। इससे पहले हम लोगों ने डेट्स कौन कौन सी देखी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 10th August 1948, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1956, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड 15th November 1983 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इससे पहले जब आपने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात की या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात की तो इसका चार्ज किसने लिया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन इस रेगुलेटरी बोर्ड का चार्ज किसने लिया है, तो ये किसके अंडर आ जाता है, अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, President of India. By exercising the power conferred by the Atomic Energy Act to carry out certain regulatory and safety function under the Act, यानी ये जो एक्ट जो बनाया गया, ये जो डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी का, ये किस तरीके से काम करेगा, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि एटॉमिक एनर्जी की पावर का कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो ये देखने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका है, ये इस रेगुलेटरी बोर्ड का। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड हैज़ बिकम द 11th मेंबर ऑफ द मल्टीनेशनल डिज़ाइन इवैल्यूएशन प्रोग्राम। अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और ये क्या कहती है कि ये जो बोर्ड जो है, दिस बोर्ड हैज़ बिकम द 11th मेंबर ऑफ मल्टीनेशनल डिज़ाइन इवैल्यूएशन
प्रोग्राम। और अगर बात करूं कि इस स्टेटमेंट की, तो ये जो स्टेटमेंट जो है ये आपका अभी रिसेंट आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप चाहे तो अपना जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, अगर किसी को मिल जाएगा तो। आपसे पूछा गया था कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है मल्टीनेशनल डिज़ाइन इवैल्यूएशन प्रोग्राम का कौन सा मेंबर बना है। आपके सामने ऑप्शन इस तरीके से थे 9th 10th 11th या 12th, तो आंसर क्या हो जाएगा 11th मेंबर। अब ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है इसका भी डिवीजन किया गया है, यानी ये भी अब अकेला एक बोर्ड सिर्फ एक ही जगह पे जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिर्फ वहीं पर देखरेख वहीं पे बैठ के पूरी कंट्री को नहीं देख पाएगा, तो इसके लिए किस तरीके से डिवीज़न किए गए हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर में आ जाता है इंडस्ट्रियल प्लांट्स सेफ्टी डिवीज़न, सेकंड है इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज डिवीज़न, न्यूक्लियर प्लांट सेफ्टी डिवीज़न, ऑपरेटिंग प्लांट सेफ्टी डिवीज़न, रेडियोलॉजिकल सेफ्टी डिवीज़न, सिटिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिवीज़न। ये डिवीज़न के नाम आप लोगों को सिर्फ एक बार गो थ्रू करने हैं, क्योंकि शायद से यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से आपके जो चार जो ऑप्शन होंगे इनमें से कौन सा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का डिवीज़न है या फिर डिवीज़न नहीं है। ये उस तरीके से इम्पॉर्टेंट होगा, मे बी ये क्वेश्चन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट मे बी हो सकता है, इसीलिए आप लोग उस मे बी को ध्यान में रखते हुए इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये आपका टॉपिक था एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम को लेके। नाउ इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपके पास में इससे जितने ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक आपसे पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। इसके अलावा क्योंकि मैंने आपको इसी वीडियो में बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास में एटॉमिक की बात की तो न्यूक्लियर इससे परे नहीं है, तो न्यूक्लियर के रिलेटेड भी जो चीज़ें वहाँ पर होंगी वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से आप लोग इसको अच्छे से देखें समझें, और इसके बाद में जो आपको PDF मिलेगी अप टू यू प्रिंट आउट करना है या उसको लिखना है, वो देख के आप लोग उसको अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस करें, क्योंकि एक नंबर भी कम नहीं होता है, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये टॉपिक्स में से। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।